हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो लास्ट क्लास में हमने जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जो हमने टॉपिक्स कवर किए थे, एक बार फटाफट रिकॉल कर देता हूं आपको। हमने बेसिक केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक, उसके बाद हमने कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखी थी, और करेक्टरिस्टिक्स के बाद हमने केमिकल इक्वेशन क्या होती है वो देखा था। केमिकल रिएक्शन जो बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शन होती है, उनको आप सिंबल्स की हेल्प से या फॉर्मूले की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हमने बताया था आपको केमिकल इक्वेशन। और कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप एक केमिकल इक्वेशन की हेल्प से क्या क्या चीज़ें भी और बेसिकली इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने फिजिकल स्टेट बताया था आपको, हीट चेंजेस के रेस्पेक्ट में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक डिस्कस किया था, और कुछ कंडीशंस बताई थी किस कंडीशन में रिएक्शन होती है बेसिकली। जैसे कुछ हम कैटलिस्ट बेसिकली इन्वॉल्व कराते हैं रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो लास्ट वीडियो थी, मैंने बेसिकली जो चीज़ें पढ़ाई थी वो आपको डिस्कस कर ली। तो जिसने जो लास्ट वीडियो नहीं देखी है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब कंटिन्यू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लास 10 का चैप्टर, और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। सबसे पहली बात, अनबैलेंस इक्वेशंस क्या होती है और बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, एंड व्हाई वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन, ये हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर हमने लिखा है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये सर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कंसेप्ट नहीं है कि सर ये तो बहुत टिपिकल है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी बताया था मैंने, जब भी कोई इक्वेशन आप लिखते हैं, उसके सिंबल्स लिखते हैं या उसके फॉर्मूले लिखते हैं, तो उसमें हर एलिमेंट के क्या होते हैं सर, एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। अगर हर एलिमेंट के एटम रिएक्टेंट के एंड प्रोडक्ट के अगर वो इक्वल हैं, तो रिएक्शन क्या होगी या इक्वेशन क्या होगी बेटा, आपकी बैलेंस होगी। अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स एंड प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के अगर वो इक्वल नहीं है, तो वो रिएक्शन इक्वेशन अनबैलेंस्ड होगी। तो यहां पे सबसे पहली डेफिनेशन देखिए, बैलेंस्ड की क्या होगी, एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। क्या बोलेंगे इनको? बैलेंस। इंपॉर्टेंट चीज सर, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं किस किस के, बोलिए सर, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के। किसके अंदर सर? रिएक्टेंट के जो भी एलिमेंट हैं उसके एटम्स, और प्रोडक्ट के जो भी एलिमेंट है उसके एटम क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर सर ये सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो हमारी रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस्ड होगी। और अगर सेम नहीं होंगे तो हमारी रिएक्शन या इक्वेशन अनबैलेंस्ड होगी। बात समझ में आ रही है? ओके। तो यहां पे एग्जांपल दिया मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। सबसे पहली इक्वेशन मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अ गैस की यही बताई थी। जिंक ग्रेन्यूल्स को आपने H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया था, आपको जिंक सल्फेट मिला था और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी। अब जरा यहां पर चेक करें आप, ये मैंने यहां लिखा रिएक्टेंट, ये एक काम करते हैं यहां लिख देता हूं, ये मैंने यहां लिखा रिएक्टेंट और यहां लिखा मैंने प्रोडक्ट। अब आप मेरे को ये बताइए सर, यहां पर एक जिंक है, क्या है बेटा? जिंक। कितने एटम है जिंक के? कितने एटम है जिंक के? सर Zn एक दिख रहा है सर। तो यहां पे रिएक्टेंट में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एटम जिंक के कितने लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब जरा आप आ जाइए प्रोडक्ट पर। सर प्रोडक्ट में भी Zn हमें सिंगल नजर आ रहा है, ठीक। इसका मतलब सर यहां पर जिंक भी कितना है, कितने एटम है जिंक के? सर 1 एटम है, ठीक। अब आ जाइए हाइड्रोजन पर। क्या जाइए बेटा? हाइड्रोजन। चेक करिए H2, सर कितने एटम हाइड्रोजन के? सर 2 एटम हाइड्रोजन के। तो यहां पर हाइड्रोजन लिखेंगे आप, रिएक्टेंट में कितने लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब आ जाइए प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 2 है, तो यहां लिखा आपने 2। अब क्या बचा? सल्फर। सल्फर में चेक करिए कितना आ रहा है बेटा? सल्फर में कितना है? 1, तो यहां पे आपने लिखा 1। यहां जाइए, यहां भी सल्फर में कितना मिल रहा है? 1। अब क्या बचा हमारे पास? ऑक्सीजन। चेक करिए ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? सर 4 हैं। देखिए O4 का मतलब कितने एटम है यहाँ पे? ऑक्सीजन के 4 एटम है। अब यहाँ पे चेक करिए O4 अगेन, सर प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 4 एटम है। अब जरा चेक कर लीजिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, जरा चेक करिए। जिंक में सर कितने एटम
1, रिएक्टेंट में कितने एटम 1, प्रोडक्ट में कितने 1। हाइड्रोजन के केस में अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट में कितने हैं 2, प्रोडक्ट में भी कितने हैं 2। सल्फर में 1, प्रोडक्ट में भी 1। ऑक्सीजन के लिए बात करें तो रिएक्टेंट में 4, प्रोडक्ट में भी 4। सर जब ये नंबर इक्वल होते हैं तो उस रिएक्शन को या इक्वेशन को क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक, अभी हम डिस्कस करेंगे अनबैलेंस और फिर बताएंगे कि बैलेंसिंग की जरूरत क्यों होती है। अभी देखिए यहां पर हमने बात करी H2O2 H2O, H2O2 और H2O, इसकी बात करो जरा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या फॉर्म किया, H2O लिक्विड मिला हमको, ठीक है, वाटर मिला। ओके, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन रिएक्टेंट चेक करिए। सर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। सर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, सर यहां पे 2 दिख रहे हैं आपको, O2, ठीक है। यहां पे कितने दिख रहे हैं बेटा आपको, 2, और यहां पर कितने दिख रहे हैं, 1 दिख रहे हैं। सर यहां गड़बड़ हो गई, यहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन तो इक्वल है बट ऑक्सीजन के इक्वल नहीं है। तो ये रिएक्शन, ये इक्वेशन क्या कहलाएगी बेटा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और इसको स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक, अब सर ये चलो ठीक है अनबैलेंस है तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमें बैलेंस करने की क्या जरूरत है। ठीक है, हमने मालूम पड़ गया कि ये 2 चीज रिएक्ट हुई और ये प्लेटफॉर्म हो गया, तो बैलेंस करने की जरूरत कहां से आ गई। मत करिए आप बैलेंस, कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे, यस बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, है ना। पूरा का पूरा लॉ फिनिश, पूरा का पूरा लॉ खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म। सर देखिए जरूरत क्यों पड़ी इसकी, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मैटर जो होता है सर किसी भी केस में या किसी भी केमिकल रिएक्शन के केस में ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं ना उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक, तो क्या लिखा है बेटा, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज इन केमिकल रिएक्शन इट हैज टू फॉलो अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मास, मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसको रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, उसका रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बताया था केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस। कोई नया एटम नहीं आता कि अलग से कोई क्रिएट होकर नया एटम आ गया या आपने एक एटम को डिस्ट्रॉय कर दिया नया एटम बना दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। तो सर क्या होगा अब इस केस में, सर इस केस में हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, सर यहाँ पे तो H2 हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 हैं, ठीक है सर, बट यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन खत्म। यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही मिला, इसका मतलब सर एक ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो गया। नो सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जितने ऑक्सीजन यहाँ होंगे उतने ही ऑक्सीजन प्रोडक्ट में होने चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करना है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो नहीं हुआ तो ये रिएक्शन या इक्वेशन क्या होगी बेटा, खराब होगी, गलत होगी। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं रिएक्शंस को। तो बैलेंस करने के लिए हमारे पास जनरली 2 मेथड होते हैं मेनली, जो क्लास 10th में पढ़ा जाता है, वो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन आपको आज मैं एक ऐसी ट्रिक बनाने वाला हूं कि कोई भी बताने वाला हूं, कोई भी जो इक्वेशन होगी आप उसको हार्डली अगर एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली अच्छे से तो विद इन अ 1 मिनट आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड में थोड़ा सा प्रोसेस, अगर कोई रिएक्शन या इक्वेशन अगर टिपिकल हो तो वहां फिर आपको नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करना दोनों साइड, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और हो सकता है कि लास्ट में आपसे हो भी नहीं पाए। तो आपको अपना टाइम भी वेस्ट हो गया, आपका रिएक्शन जो आपकी इक्वेशन है वो बैलेंस भी नहीं हो पाई। तो उसको बैलेंस करने के लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक समझाऊंगा आपको आज मैं, और वो इजीली आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं विद इन अ मिनट। बट स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। समझ में आ गई बात बेटा, ओके। तो यहाँ पे देखो हम हिट एंड ट्रायल मेथड की बात कर रहे हैं अभी आपके लिए कि हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है। तो सबसे पहली बात, जो भी केमिकल इक्वेशन है, जो भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, उसको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे उसको एक बॉक्स लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए बेटा, एक बॉक्स। इस बॉक्स का लगाने का मतलब होता है कि आपको इसके अंदर जो एटम है H2, इसको आप H4, H3, H6 कुछ नहीं कर सकते। जो भी आप चेंजेस करेंगे इसके कोफिशिएंट में करेंगे। इसका मतलब
कोफिशिएंट मतलब इसके आगे आपको एक नंबर लगाना होगा। क्या लगाना होगा? एक नंबर लगाना होगा, जिसकी वजह से आप इक्वेशन को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले जो भी आपके पास इक्वेशन है उसमें इसको बॉक्स में रख दीजिए। तो आपने रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को किस में रख दिया बेटा? बॉक्स में रख दिया। फिर आपको चेक कर रहे हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं बेटा? इसमें 2। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं प्रोडक्ट में? 2। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं बेटा? 2 और प्रोडक्ट में है 1। सर क्या करें? सर यहाँ पे ऑक्सीजन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने बेटा? 2 और प्रोडक्ट में कितने? 1। अगर 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा सर? ये 2 आ जाएगा। अब इसका मतलब सर यहाँ इसके अंदर तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो जो भी आपको करना है इसके कोफिशिएंट में करना है। तो यहाँ मैंने इसका कोफिशिएंट लगा दिया 2 लगा दिया, क्योंकि मेरे को ऑक्सीजन कितने करने थे? 2। अब देखो ऑक्सीजन चेक करो, ये ऑक्सीजन किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 इंटू O, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के आइटम हो गए बेटा? 2 ऑक्सीजन के आइटम हो गए। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने आइटम है? 2 है। लेकिन सर यहाँ पर आपने जब 2 लगाया तो हाइड्रोजन चेक करिए। हाइड्रोजन जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कितने आइटम है हाइड्रोजन के? 2। और आपने कोफिशिएंट कितना लगाया? 2। 2 2 जा 4। सब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गए और यहाँ प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 4 हो गए। अगेन इक्वेशन आपकी अनबैलेंस हो गई। क्या करेंगे इसके लिए? सर इसके लिए क्या करेंगे? अगर मैं यहाँ पर भी क्या लगा दूं सर? 2 को लगा देता हूं, मतलब इस हाइड्रोजन के आगे कोफिशिएंट क्या लगा दूं? 2 लगा देता हूं। तो अगेन अब हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई। चेक कर लीजिए, अब आप चेक करिए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन रिएक्टेंट 2 2 जा 4। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन प्रोडक्ट 2 2 जा 4। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट 2। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन प्रोडक्ट कितना हो गया? 2। ये क्या हो गया सर? इक्वल आ गए। नंबर ऑफ एटम जैसे ही इक्वल आ जाते हैं आपकी इक्वेशन क्या हो जाती है बेटा? बैलेंस हो जाती है। तो बेसिक काम यही करना है आपको कि किसी भी इक्वेशन को आपको बैलेंस करने के लिए यही चेक करना है कि नंबर ऑफ एटम्स जो है आपको क्या करने हैं? इक्वल करने हैं, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। समझ में आ रही बात? ओके, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं और आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं। जब भी आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करें, हिट एंड ट्रायल मेथड में बेसिकली यूज़ ज़्यादा कम करवाता हूँ, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड में कोई रिएक्शन सिंपल है तो हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर रिएक्शन सिंपल है तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के कर सकते हैं आप। लेकिन अगर कोई टिपिकल रिएक्शन आ गई जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस नहीं हो पा रहे आपसे हिट एंड ट्रायल में, तब फिर आपके लिए काम बढ़ जाएगा। तो उसको ही रिमूव करने के लिए, उस टाइम को कम करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है। उस मेथड से हम इजीली क्या कर सकते हैं? किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहली बात तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ दे रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड में, हिट एंड ट्रायल मेथड में एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहले क्या बैलेंस करना बेटा? मेटल को बैलेंस करना। उसके बाद आप नॉन मेटल को बैलेंस करना। उसके बाद आप ऑक्सीजन को बैलेंस करना और लास्ट में आप हाइड्रोजन को बैलेंस करना। समझ में आ रही बात? नॉन मेटल, सबसे पहले मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये तरीका यूज़ करेंगे तो हो सकता है थोड़ी इक्वेशन जो है वो जल्दी बैलेंस हो जाए। सबसे पहले मेटल को, उसके बाद नॉन मेटल को, उसके बाद ऑक्सीजन को, उसके बाद हाइड्रोजन को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप इस मेथड को यूज़ करें तो अगर आपने जब मेटल को बैलेंस कर दिया उसके बाद किस पे आएंगे आप? नॉन मेटल पे आएंगे। जब आप नॉन मेटल को बैलेंस कर दें तो अगेन चेक करना है आपको जो हमारा मेटल है वो भी बैलेंस है या नहीं है, क्योंकि जब भी आप 2 या 3 किसी में लगाएंगे तो क्या होगा? हो सकता है कि जो आपने पहले वाला बैलेंस किया है वो क्या हो जाए? अनबैलेंस हो जाए। तो जब आप नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे आपको फिर चेक करना है वापस कि मेटल बैलेंस अभी भी है या नहीं है। नहीं है तो वापस आपको मेटल को बैलेंस करना होगा। अब मेटल भी बैलेंस हो गया, नॉन मेटल भी बैलेंस हो गया, अब क्या करना है आपको? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो आपको अगेन क्या चेक करना है कि नॉन मेटल मेरा बैलेंस है कि नहीं है, मेटल मेरा बैलेंस है कि नहीं है। अब मेटल भी बैलेंस है, नॉन मेटल भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है,
अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, और लास्ट में हाइड्रोजन जब आपने चेक किया कि ये भी मेरा बैलेंस हो गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, फिर वापस क्या करना है आपको, ऑक्सीजन चेक करना है, नॉन मेटल चेक करना है और मेटल चेक करना है। तो कितना टिपिकल काम है, एक को आप बैलेंस करते जा रहे हो, जैसे ही दूसरा बैलेंस किया पहला वाला क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया, फिर तीसरे को बैलेंस किया, हो सकता है कि पहला वाला क्या हो गया, अनबैलेंस। तो कितना टिपिकल काम हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस करते तो हो जाती हैं चीजें, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। तो आपको मैं एक बहुत सिंपल सा मेथड बताऊंगा कि आप इजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हम, मीथेन की रिएक्शन कराइए ऑक्सीजन के साथ में, क्या मिलेगा, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, सर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिलना चाहिए बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो हमको साथ में क्या मिला, वाटर मिला, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिला। अब ये क्वेश्चन आ गया, सपोज करो बोर्ड में आपके, ठीक है, इसको आपके चार ऑप्शन रखेंगे, इसको हम सिंबल्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको हम सिंबल्स के फॉर्म में या फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताए, बोले सर। मीथेन आपने बताया था, मीथेन इज अ नेचुरल गैस और इसका जो फॉर्मूला होता है वो CH4 होता है। क्या होता है, CH4। सर ऑक्सीजन क्या होता है, O2। सर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2, और वाटर क्या होता है, H2O। क्या होता है बेटा, H2O। तो हमारे पास मीथेन की रिएक्शन जब हमने ऑक्सीजन के साथ में कराई तो क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O। इट इज अ कंबशन रिएक्शन। क्या ये कंबशन रिएक्शन है ना। देखो CH4 को किससे हमने रिएक्ट कराया, ऑक्सीजन से, तो क्या मिला, CO2 और H2O मिला। ठीक है, इट इज अ नेचुरल गैस, फ्यूल के लिए यूज करते हैं इसको हम, हमारे सिलेंडर में भी होता है जो कुकिंग गैस होती है। ठीक, ओके। अब ये रिएक्शन बैलेंस, ये इक्वेशन बैलेंस है क्या, चेक कर लेते हैं। सर देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है 1, यहाँ पे कार्बन कितना है 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं सर 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं सर 2, और यहाँ पे 2 + 1 कितने हैं 3। सर रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। अब आपको सिखाते हैं वो ट्रिक जिससे आप किसी भी रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं सर। चलिए वो समझाते हैं आपको, काफ़ी सारे एग्जाम्पल बताएंगे। तो आप किसी भी रिएक्शन को या इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ओके, तो क्या हमने देखा था अभी, CH4 + O2 क्या मिला था बेटा हमको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। ठीक, अब एक बार बताइए, अभी मैंने बोला था कि हम बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या लगा रहे थे, इसको तो हम बॉक्स में फिल कर देते थे, और बॉक्स में लगाने के बाद इसके अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं करते थे। जो भी चेंज आता था वो इसके कोफिशिएंट में आता था। क्या लगाते थे बेटा बताओ सर, कभी 2 लगाते थे, कभी 3 लगाते थे, कभी 4 लगा कर चेक करते थे। तो हम अलग अलग क्या करते थे, कोफिशिएंट लगाते थे, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी आपको लगाना हो। तो सर इस केस में क्या करेंगे, सर इस केस में आप कोफिशिएंट जो है, जो आप नंबर लगाते थे हिट एंड ट्रायल मेथड में बैलेंस करने के लिए, यहां पर आपको कोफिशिएंट यूज करना है A, यहां पे यूज करना है B, यहां पे यूज करना है C, और यहां पे यूज करना है D। A B C D, यहां पर क्या करना है बेटा, कोफिशिएंट लगाना है। लगा दिए कोफिशिएंट हमने। ठीक, अब बहुत ध्यान समझना, अगर ये समझ में आ गया तो आप किसी भी रिएक्शन को और बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे कार्बन बताओ कितने हैं। सर यहाँ पर कार्बन कितने हैं 1। इस 1 को कार्बन के एटम चेक करने हैं, कितने हैं बेटा 1। ठीक है, एक C लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 कार्बन एटम है। इस 1 कार्बन एटम को किससे मल्टीप्लाई करना है, A से। तो 1 × A कितना हो गया बेटा, A हो गया। अब यही चीज एरो, अब देखिए यहाँ पे कोई कार्बन है क्या, नहीं है सर यहाँ पे कार्बन। अब हम कार्बन कहाँ चेक करेंगे सर, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में भी कार्बन कितना है बोलो, प्रोडक्ट में भी कार्बन कितना है 1 है सर। और ये 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, C से मल्टीप्लाई करेंगे सर। तो सर ये एरो जो है, एरो का मतलब होता है यहाँ पर इक्वल्स टू लगाना है। क्या लगाना है, इक्वल्स टू लगाना है।
और C को जब आपने यहाँ पर जो कोफिशिएंट है C और कार्बन के एटम कितने हैं 1, तो अगेन 1 इंटू सी क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो सर A किसके इक्वल आ गया, C के इक्वल आ गया। ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब सेकंड चेक करो, हाइड्रोजन कितने हमारे पास 4, तो यहाँ पे बताओ कितना होगा, 4 इंटू ए कितना हो जाएगा बोलो 4a। जो भी नंबर ऑफ एटम्स हो किसी भी एलिमेंट को, उसको कोफिशिएंट के साथ में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसकी अलग अलग इक्वेशन बनानी है। अब यहां पर क्या किया, कार्बन 1 था इसलिए मैंने a से मल्टीप्लाई किया, यहां पे कार्बन 1 था इसलिए मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 इंटू सी, 1 इंटू ए। अब हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 4, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे a। अब यहां पे चेक करो हाइड्रोजन कितने हैं सर यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है और उस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू डी क्या होगा बोलो 2d होगा। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, सर हमारा कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अब किसके क्या बचा, ऑक्सीजन बचा। क्या बचा बेटा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितने हैं बेटा यहाँ पर 2, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, इसका कोफिशिएंट क्या है b, तो यहाँ हो जाएगा 2b। सर यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बेटा 2, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे c से, तो सर इक्वल्स टू क्यों आ रहा है, क्योंकि एरो के बाद चले गए, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं आप, तो ये 2c आ गया। सर यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1 इंटू डी, बोलो क्या होगा 1 इंटू डी होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। सर यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 एटम था इसलिए हमने 1 को डी से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया डी। देखो इन दोनों के बीच में क्या लगा था प्लस, तो यहाँ भी क्या लगेगा प्लस। ये इक्वल्स टू एरो मतलब अब प्रोडक्ट मिलने वाला है आपको, तो ये हमने इक्वल्स टू का साइन लगाया। ये 3 इक्वेशन बन गई आपकी इस इक्वेशन के हेल्प से। ठीक, आपने कोफिशिएंट को कंपेयर करा लिया हर एक एलिमेंट के एटम के साथ में। क्या किया आपने, कोफिशिएंट को कंपेयर कराया है हर एक एलिमेंट के साथ में। अब एक बताओ, यहां ए आ रहा है, यहां ए आ रहा है, यहां ए नहीं आ रहा है, यहां सी आ रहा है, यहां सी नहीं आ रहा है, यहां पे सी आ रहा है, यहां पर बी नहीं है, यहां पर भी बी नहीं है, एक में बी आ रहा है, डी 2 में आ रहा है। तो आपको करना क्या है, जो कोफिशिएंट जितनी भी आपकी इक्वेशंस बनी है जिसमें सबसे ज्यादा आता है, क्या आता है, सबसे ज्यादा आता है, वो कोफिशिएंट की वैल्यू 1 लेनी होती है। क्या लेनी होती है 1। अब जैसे कि यहां पे सर a 2 बार आ रहा है, सर b यहां पे नहीं है, b यहां पे नहीं है, b एक ही बार आ रहा है, तो सर b को नहीं लेंगे। अब सर c की बात करो तो c यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, d सर यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, a यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है। सर a और आपका क्या कहते हैं c और d, ये सर 3 इक्वेशन में 2-2 बार हमको मिल रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, तीनों में से किसी को भी 1 मान सकते हैं। आइदर यू कैन टेक a इक्वल्स टू 1, आइदर यू कैन टेक d इक्वल्स टू 1, आइदर यू कैन टेक c इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये कोफिशिएंट 3 में से 2 इक्वेशन में आ रहा है और इक्वल अमाउंट में आ रहा है। a भी 2 बार आ रहा है, c भी 2 बार आ रहा है, d भी। तो आप तीनों में से किसी को भी क्या करिए 1 मान लीजिए। लेकिन सबसे पहले चेक यही करना है आपको कि कौन सा कोफिशिएंट है इन सारी इक्वेशन में जो सब में आ रहा है। ठीक है, अगर यहां पर भी a आता तो हम क्या लेते, सिर्फ a ही लेते। ठीक है, पहली चीज ये ध्यान रखना। तो वो कोफिशिएंट जो तीनों इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार आता है उसकी वैल्यू को क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए उसकी वैल्यू को 1। अभी मैं a को मान ले रहा हूं कि स्टार्टिंग में मेरे को a क्या मिल गया 1। आप b से भी c से और d को भी क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैंने क्या मान लिया a इक्वल्स टू 1। अगर a की वैल्यू 1 है तो बताओ c की वैल्यू क्या होगी सर, a 1 आ गया, c 1 आ गया। अगर c की वैल्यू 1 है तो क्या मेरे पास d आ सकता है। यस सर, देखिए a की वैल्यू क्या बताई थी आपने 1 बताई थी। ये किसके इक्वल चल रहा है सर 2d के इक्वल चल रहा है, तो 2d किसके इक्वल आ गया 4, d की वैल्यू आ गई सर 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना 2। सर d की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2 आ गई। अगर d है, c है, a है, तो क्या आप b नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं सर। तो 2b इक्वल्स टू 2, c की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 1, d की वैल्यू कितनी है 2, तो 2b इक्वल्स टू 2 प्लस 2 कितना मिला सर 4 मिला। b की वैल्यू कितनी आ गई सर 4/2 2 आ गई। तो इसका मतलब सर a की वैल्यू हमने 1 मानी थी, b की वैल्यू 2 आई है, c की वैल्यू 1 मानी है और 1 आई है, और d की वैल्यू हमारी 2 है। ये कोफिशिएंट निकल के आपके आ गए।
सर क्या हुआ सर, हमारे कोफिशिएंट्स निकल के आ गए, ठीक है, ए बी सी डी की। अब ये ए बी सी डी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। सर ए की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी। सर बी की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है सर, ठीक। सर सी की वैल्यू कितनी है, 1 है, सी की वैल्यू कितनी है, 1। और सर लास्ट में जो डी चल रहा है हमारा, इस डी की वैल्यू कितनी है सर, 2 है। अब जरा चेक कर लो, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सेम आएंगे। चेक करिए सर, कार्बन के कितने यहाँ पर 1, सर यहाँ पर भी कार्बन कितने हैं 1। सर हाइड्रोजन चेक करिए, हाइड्रोजन कितने बेटा यहाँ पर 4, सर यहाँ पे 2 × 2 हाइड्रोजन कितने हो गए 4। ऑक्सीजन चेक करिए, 2 × 2 = 4, सर देखिए 2 और 2 × 2 = 4। देखिए यहाँ पे 2 × 2 होगा मतलब क्या है, कितने ऑक्सीजन के एटम 2, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के एटम 2, 2 + 2 कितने हो गए 4, और यहाँ पे जरा मल्टीप्लाई करो 2 × 2 कितने हो गए 4। इसका मतलब सर अब रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सारे एलिमेंट्स के एटम क्या हो गए, इक्वल हो गए, इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। चलिए एक और करते हैं कोई। तो ये सिंपल है ना, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो हार्डली 1 मिनट के अंदर आप किसी भी रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं सर। क्या कर सकते हैं, बैलेंस। एक और रिएक्शन लिखते हैं, चलिए एक रिएक्शन लिखिए, Fe + H2O, Fe3O4 + H2। हमारे पास एक रिएक्शन है Fe की रिएक्शन कराई आपने किसके साथ में, H2O के साथ में, वाटर के साथ में, आपको मिला Fe3O4 और साथ में मिला आपको H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन है आपकी, ठीक है। Fe मतलब आयरन है, आयरन की रिएक्शन आपने कराई स्टीम के साथ में, ठीक है। स्टीम का फॉर्मूला भी क्या होता है, वाटर होता है। और Fe3O4 मिला आपको और H2 मिला, क्या मिला, H2। अब यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस है क्या सर, चेक कर लो यहाँ पर सर, सीधा सीधा देखिए Fe कितना है बेटा, आयरन का सिंबल है Fe, यहाँ पर Fe1 है और यहाँ पर Fe3 है। सर ये 3 थोड़ा सा नीचे लिख दीजिए, कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे Fe3 है, बैलेंस नहीं है। सर हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, बैलेंस है। सर यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 4 है, बताएं, लगाइए मैं शर्ट, अभी बताया मैंने आपको, ट्राई करिए एक बार, ठीक है। वीडियो को पॉज करें, बैलेंस करके दिखाइए और फिर चेक करिए कि क्या आपने जो किया वो सही किया या नहीं किया। सबसे पहला काम A B C D, फिर सर A × 1 A, सर यहाँ पे Fe कितने 3, Fe3 का मतलब सर इस 3 को C से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 3C। सर हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 2, तो 2B, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 = 2D। सर ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1, तो 1 × B। सर यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 4, 4 × C 4C। ये 3 इक्वेशन बन गई आपकी। 3 क्यों बनी है सर, एलिमेंट भी तो 3 ही है, आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, आयरन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगेन चेक कर लीजिए फटाफट। सर यहाँ पे आयरन का 1 एटम था तो 1 को A से मल्टीप्लाई किया, A आ गया। सर यहाँ पे आयरन के 3 एटम थे, 3 को C से मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू क्यों आया, क्योंकि एरो के बाद की बात कर रहे हैं, इक्वल्स टू 3C आ गया सर। सर फिर हमने हाइड्रोजन चेक किया, हाइड्रोजन कितने हैं 2, 2 को हमने B से मल्टीप्लाई किया, 2B आ गया। सर किसके इक्वल, 2D के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे 2, तो ये 2D आ गया। अब सर यहाँ पे चेक करिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना दिख रहा है 1, तो 1 × B, B आ गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करिए हमने, कितने, सॉरी ऑक्सीजन की बात करिए कितने 4, तो 4 × C कितना आ गया 4C। अब सर क्या चेक करना है, कोफिशिएंट देखिए इन A B C, टोटल 3 कोफिशिएंट है, A B C और D, सॉरी टोटल 4 कोफिशिएंट है। इन 4 कोफिशिएंट में से जो 3 इक्वेशन आपने लिखी, इनमें सबसे ज्यादा कोफिशिएंट कौन सा रिपीट हो रहा है। तो हमने चेक किया, A यहाँ पे आ रहा है, यस सर, A यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, A यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा, तो A तो नहीं होगा सर। सर B देखिए 2 बार आ रहा है, सर C भी 2 बार आ रहा है, D एक ही बार आ रहा है, तो क्या करेंगे सर, आप B में से या C में से किसी को भी क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए। बताओ किसको माने, B को या C को, सर B को मान लीजिए। तो यहाँ पर B को हमने मान लिया 1। जब आपने B को 1 माना तो बताओ 2 × 1 = 2D, तो 2D = 2, 10D = 1, तो सर D की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 आ गई सर, ठीक।
यहाँ पे b की वैल्यू 1 मानी है तो 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 2d, तो 2d d की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 1 आ गई। अब क्या करेंगे सर, अगर d आ चुका है तो c भी आ जाएगा सर। d कहाँ पुट हो रहा है, ओके d की वैल्यू, ओके b की वैल्यू कितनी है 1, तो 4c, तो सर बहुत सिंपल हो गया 4c b की वैल्यू कितनी मानी है आपने 1, तो ये 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/4 आ गई। c की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 आ गई। अब सर b है, d है, c है, a निकाल लीजिए सर। a की वैल्यू आ जाएगी 3 × 1/4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। अब हमारे पास a भी आ चुका है, c भी आ चुका है, b भी आ चुका है और d भी आ चुका है। इन a b c d को सर कहाँ पुट करना होता है, जहां पे आपने सपोज किया है, जो कोफिशिएंट आपने सपोज किया है a b c d। सर a की वैल्यू कितनी है 3/4, किसके साथ fe। सर b की वैल्यू कितनी है 1, तो सर ये h2 ही आएगा। सर c की वैल्यू कितनी है 1/4, सर यहाँ पे कितना आएगा Fe3O4। सर h2 में d आ रहा है, d की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ आ जाएगा h2। सर ये क्या कर दिया आपने, ये तो बड़ी अजीब सी इक्वेशन लग रही है सर। यहाँ 3/4, यहाँ 1/4, यहाँ 1, यहाँ 1, बड़ा ऑड लग रहा है सर। कोई बात नहीं है, इसको सही कर देते हैं। कैसे सही कर सकते हैं सर, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्या बोला मैंने, पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। अब जब आप इसको पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या होगा सर, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अपॉन में, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या बचेगा सर 3 बचेगा। सर 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, तो सर यहाँ क्या आ जाएगा 4h2 आ जाएगा। सर अगेन इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ में, तो अपॉन में 4 है सर, कुछ नहीं बचेगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, तो सर क्या आ जाएगा 4h2 आ जाएगा। रिएक्शन चेक कर लें अपनी आप, बैलेंस्ड हो गई। Fe के रिएक्टेंट में कितने 3, प्रोडक्ट में कितने 3, हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ऑक्सीजन चेक कर लीजिए 4 और सर 4 है, तो ये आ गए 4। रिएक्शन क्या हो गई आपकी, इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, तो बताओ ये सिंपल था या हिट एंड ट्राई। अब वैसे भी MCQ आने वाले हैं, वहाँ पे कोई ऐसा कुछ कंफर्मेशन है नहीं कि आपको हिट एंड ट्रायल, आपको तो कोई रिएक्शन गिवन होगी और उसको बैलेंस करने के लिए बोला होगा कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो आपको बैलेंस करके देख लेना है। या फिर एक कंप्लीट करने के लिए बोलेगा बैलेंस करिए और उसमें ABCD की इस कंपाउंड के साथ में क्या लगेगा, इस कंपाउंड के साथ में क्या लगेगा, इस कंपाउंड के साथ में ऑप्शन गिवन होंगे, तो आप फटाफट ये मेथड यूज़ करिए और फटाफट ऑप्शन निकालिए, ABCD की वैल्यू निकालिए और बता दीजिए कि यहाँ पर ये लगेगा, यहाँ पर ये लगेगा, यहाँ पर ये लगेगा, यहाँ पर ये लगेगा। तो ये काफ़ी ईजी रहेगा आपका। ठीक है, वहाँ पे मैंने क्या होता है, क्यों लेंथी हो जाएगा, एक चीज़ बैलेंस करी सर, पहली वाली चीज़ अनबैलेंस हो गई, फिर 2 से हमने मेटल बैलेंस कर लिया सर, नॉन मेटल बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन पे आए तो पता चला कि हमारा सर मेटल अनबैलेंस हो गया। तो इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है वो, और हिट एंड ट्रायल है बेसिकली। ट्रायल तो ट्रायल ही होता है ना, कंफर्मेशन थोड़ी ना होती है। तो हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, हार्डली 1 मिनट के अंदर आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो होमवर्क दे रहा हूँ आपको, करीब 4 से 5 रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपको क्या करके दिखानी है, बैलेंस करके दिखानी है इसी मेथड से। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बैलेंस करके आप लिखना बेटा उसको। चलिए रिएक्शन आपको मैं बैलेंस करने के लिए देता हूँ। एक रिएक्शन है Al2SO4 का होल प्राइस, Al2SO4 का होल प्राइस, साथ में NaOH है हमारे पास, क्या है NaOH, इसको बैलेंस करना है आपको। ठीक है, और AlOH का थ्राइस मिला, AlOH का थ्राइस मिला, और साथ में हमको मिल रहा है Na2SO4, क्या मिल रहा है Na2SO4। ये आपको क्या करनी है बेटा, बैलेंस करनी है। क्या करनी है, बैलेंस। 5 रिएक्शन दिख रहा हूँ मैं, उसमें से पहली ये है। सेकंड लिखिए BaCl2 + H2SO4, BaCl2
Cl2 प्लस H2SO4 और ये मिल रहा है BaSO4 प्लस HCl, BaSO4 प्लस HCl, ये बैलेंस करनी है आपको। ओके, नेक्स्ट देखिए अब आप, नेक्स्ट इज NaOH प्लस H2SO4, NaOH प्लस H2SO4, नेक्स्ट इज Na2SO4 प्लस H2O, Na2SO4 प्लस H2, NaSO4 प्लस H2O है बेटा यहाँ पर, ठीक। कितनी हो गई? 3। 4 देखिए, 4 लिखिए आप NH3 प्लस CuO, NH3 प्लस CuO, ये मिला आपको NH3 प्लस CuO4, Cu प्लस N2 प्लस H2O, Cu प्लस N2 प्लस H2O। एक और रिएक्शन लिखिए लास्ट, H2O2, 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 H2O, H2O प्लस O2 प्लस O2। ये 5 इक्वेशन आपको बैलेंस करके कमेंट सेक्शन में बतानी है। ये आपका होमवर्क हो गया। क्या हो गया बेटा आपका? होमवर्क। मालूम पड़ जाएगा कि आपको ये मेथड समझ में आया कि नहीं आया। तो हमने बेसिकली आज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में देखा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई दे नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन? बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला मेथड बेसिक सा मेथड है जिसको हमने बोला हिट एंड ट्रायल मेथड, और हिट एंड ट्रायल मेथड बेसिकली क्या बोला, थोड़ा सा लेंदी जाता है, हो सकता है कि आंसर भी आपका लास्ट में ना आ पाए। तो उसको करेक्ट करने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा मेथड बताया जिससे आप किसी भी इक्वेशन को 1 मिनट के अंदर क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो सीधा होगा टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस पे। अगेन कितनी टाइप्स की होती हैं? 5 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड डिस्प्लेसमेंट, थर्ड डबल डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ हमारी होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। और लास्ट में इनकी इफेक्ट्स देखेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले आपको क्या करना है, रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है। क्या याद करनी है? रिएक्टिविटी सीरीज। ये आपके लिए एक और होमवर्क, आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद करके आनी है। ठीक है, तो इजीली आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ जाएगी, और रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं होगी तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये होमवर्क करिए। बहुत जल्द फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या मिलने वाला है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, बाय बेटा, टेक केयर, थैंक यू।